आज का हमारा टॉपिक होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम सबसे पहले बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। हमारे पास 4 तरीके के बायोमॉलिक्यूल्स हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, जिसमें से ये 3 क्लास 11 के चैप्टर में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे। हमें बात करनी है सिर्फ न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से टाइप के न्यूक्लिक एसिड है? हमारे पास 2 तरीके के न्यूक्लिक एसिड हैं, आरएनए और डीएनए। अब हम देखते हैं कि आरएनए और डीएनए होता क्या है और डीएनए कहाँ से बनता है, कैसे बनता है और किस तरीके से बनता है। पेंटोज शुगर जैसे कि हमारे पास 2 कार्बन होता है तो उसे बोलते हैं इथेन। 1 कार्बन की चेन होती है उसे हम बोलते हैं मीथेन। 2 कार्बन की चेन होगी उसे इथेन। 3 कार्बन की प्रोपेन, 4 कार्बन की ब्रोमो, उसी तरीके से 5 कार्बन की जो चेन होती है उसे हम बोलते हैं पेंटोज। ये हमारे पास 5 कार्बन की एक पेंटोज शुगर है, जिसमें से ये है उसका प्राइमरी फर्स्ट कार्बन, ये है सेकेंडरी कार्बन, ये है टर्शरी, ये है और ये 5th कार्बन। ये हो गई राइबोज शुगर और इस पेंटोज शुगर को हम बोलते हैं राइबोज शुगर। जिस राइबोज शुगर से हमारा बनता है आरएनए, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोज शुगर से बनेगा हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इस पेंटोज शुगर में, यानी कि ये जो राइबोज शुगर है, इसमें अगर हम सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव कर दें, सेकंड कार्बन का ऑक्सीजन रिमूव कर दें, तो हमारे पास एक नई टाइप की शुगर आएगी जिसको हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर। हमने सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव करके एक नई शुगर बनाई जिसको हम बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सेकंड कार्बन। इस डीऑक्सी राइबोज शुगर से हमें मिलता है डीएनए, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए, ये जो हमारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये पॉलीमर है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, यानी कि पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। अभी पॉलीमर होता क्या है? सपोज करिए कि आपके पास एक माला है, फूलों की माला है, उसमें ढेर सारे फूल लगे हुए हैं। तो वो जो फूल हैं वो उनकी मोनोमर यूनिट है और उसके बाद उसकी पॉलीमर यूनिट जो बन के आएगी वो होगी एक पूरी की पूरी माला, यानी कि ढेर सारे फूलों से बनती है एक माला। जो फूल होंगे वो होंगे न्यूक्लियोटाइड्स, जिनसे बनेगा मिला करके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है वो मोनोमर है डीएनए का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का। अब हम देखते हैं कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं जिनकी वजह से डीएनए या आरएनए बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड में मेजरली 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले पेंटोज शुगर, जिस शुगर के बारे में हमने सबसे पहले बात करी थी, जिसमें आती है राइबोज शुगर, जिसमें आएंगी राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये पेंटोज शुगर हो गई जो हमें हमारे न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होती हैं। दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है प्यूरीन, दूसरा होता है पिरिमिडिन।
प्यूरीन में हमारे पास दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस आते हैं जिनका नाम है एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन में हमारे पास तीन तरीके के नाइट्रोजनस बेसेस हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में, डीएनए में नहीं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉस्फेट ग्रुप। तो हम स्ट्रक्चरली देखते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। यहाँ पे हमने थ्योरेटिकली देख लिया, अब स्ट्रक्चर के वाइज देखते हैं। सबसे पहले एक पेंटोज शुगर बनाते हैं। पेंटोज शुगर कौन सी? अगर हम डीएनए बनाएंगे तो हम डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाएंगे, अगर हम आरएनए बनाएंगे तो हम राइबोज शुगर बनाएंगे। हम यहाँ पर डीएनए बना रहे हैं तो हम यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाएंगे। पेंटोज शुगर होगी 5 कार्बन की पेंटोज शुगर, यानी कि डीऑक्सीराइबोज शुगर जिसको अब हम बोलते हैं। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और ये रहा पांचवा कार्बन। पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से हमारे नाइट्रोजनस बेस आके अटैच होते हैं। अब ये नाइट्रोजनस बेस कोई सा भी हो सकता है, एडेनिन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, थाइमिन भी हो सकता है, प्यूरिन भी हो सकता है और पिरिमिडीन भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई सा भी नाइट्रोजनस बेस आके ऐड हो सकता है राइबोज शुगर के पहले कार्बन पे, डीऑक्सीराइबोज शुगर के पहले कार्बन पर। डीऑक्सीराइबोज शुगर का जो 5th कार्बन है उससे आकर के अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप। डीऑक्सीराइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से आके अटैच होकर नाइट्रोजनस बेस, जो कि प्यूरिन, पिरिमिडीन में से कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट यूरेसिल, क्योंकि यूरेसिल हमारे पास आरएनए में देखा जाता है। और ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे 2nd कार्बन पे ऑक्सीजन मिसिंग है। कार्बन के 5th कार्बन से, राइबोज शुगर के 5th कार्बन से आकर के हमारे पास जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप। ये हो जाता है हमारा एक पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड। इसको हम बोलेंगे एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें थी, सबसे पहले शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और उसके बाद नाइट्रोजनस बेस। हमारे पास ये तीनों ही है, यहाँ पे शुगर भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है और फॉस्फेट ग्रुप भी है। अब इन्हीं न्यूक्लियोटाइड को हम आगे और बढ़ाते जाएंगे और न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएंगे तो उससे हमारा पूरा एक डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हम बनाते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। हमने न्यूक्लियोटाइड देख लिया, अब ढेर सारी न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते करते हम बनाएंगे डीएनए का एक स्ट्रक्चर। डीएनए सबसे पहले हम डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाएंगे। फर्स्ट कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th और एक 5th कार्बन। जैसा कि हमने न्यूक्लियोटाइड में देखा था कि न्यूक्लियोटाइड में फर्स्ट कार्बन से हमारा नाइट्रोजनस बेस ऐड था। हम यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस को लेते हैं एडेनिन। सपोज हम कोई सा भी नाइट्रोजनस बेस उठा सकते हैं, प्यूरिन भी, पिरिमिडीन भी, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन कुछ भी आ सकता है। अगर हमने यहाँ पे एडेनिन लिया, सपोज हम यहाँ पे एडेनिन पिक करते हैं और 5th कार्बन पर आकर के अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप। फर्स्ट कार्बन से अटैच हुआ नाइट्रोजनस बेस, 5th कार्बन से आके अटैच हुआ। अब जब हम नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे, ये हमारा एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। अब जब हम इसके नीचे डीएनए बनाने के लिए दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे तो उसका जो फॉस्फेट ग्रुप होगा, यानी कि 5th कार्बन का जो फॉस्फेट ग्रुप होगा, वो आकर के रिएक्ट करेगा 3rd कार्बन के ऑक्सीजन से। तो बाइंडिंग होगी 5 to 3-, यानी कि 5th कार्बन का जो फॉस्फेट है हमारे पास, अगले न्यूक्लियोटाइड का ऐसा ही एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, उसका जो 5th कार्बन पे फॉस्फेट प्रेजेंट है, वो आकर के फॉस्फेट रिएक्ट करेगा 3rd कार्बन के ऑक्सीजन से, 3rd कार्बन के ऑक्सीजन से। और यहाँ पे एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा। अब अगर हमने यहाँ पे एडेनिन लिया है तो हम यहाँ पे साइटोसिन ले लेते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड हमारे पास प्रेजेंट था, उसके बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड। तो जब न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐड कैसे होंगे, तब जाकर के तो एक पूरा डीएनए बनेगा। तो जो 5th कार्बन का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो जाकर के ऐड करेगा 3rd कार्बन के ऑक्सीजन से, यानी कि जो नया डीएनए बनना स्टार्ट होगा वो 5' से 3' की ओर बनना स्टार्ट होगा। नए डीएनए का जो पॉलीमराइजेशन होगा वो 5' से 3' की तरफ होगा। यहां से हमें ये चीज देखने को मिल जाती है। अब हम दूसरी स्ट्रैंड भी बना लेते हैं। ये तो हमारी एक स्ट्रैंड हो गई डीएनए की, अब हम दूसरी स्ट्रैंड भी बनाएंगे।
दूसरी स्ट्रैंड के लिए सबसे पहले हमें नाइट्रोजनस बेस को ऐड करना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बतानी है वो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा जो एडेनिन है वो एक प्यूरिन है। तो प्यूरिन रिएक्ट करते हैं, बाइंडिंग करते हैं एडेनिन से, पिरिमिडीन से। एडेनिन थाइमीन से बॉन्ड बनाता है, वो भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। एडेनिन थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, वो भी 2 बॉन्ड्स के मदद से। पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, यानी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन थाइमीन के साथ बनाएगा। और साइटोसिन जब ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड ही हैं, लेकिन एडेनिन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यानी कि प्यूरिन जो हैं वो पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब हम पीछे आ जाते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर पर। अब हम यहाँ पे हमने नाइट्रोजनस बेस बना दिया है। नाइट्रोजनस बेस हमेशा शुगर के फर्स्ट कार्बन से जाकर के बॉन्डिंग करता है। तो अब हम यहाँ पे शुगर बनाएंगे। ये रहा शुगर का फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ। शुगर के फिफ्थ कार्बन पे यानी कि 3' पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, OH। और यहां पे भी सेम वही होगा। फिफ्थ कार्बन पे जो फॉस्फेट प्रेजेंट है वो जाकर के रिएक्ट करेगा थर्ड कार्बन की ऑक्सीजन से। थर्ड कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। एक सेकेंड, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। थर्ड कार्बन और फर्स्ट कार्बन से हमारा नाइट्रोजनस बेस ऐड होगा। अब हमने यहाँ पे जो डीएनए के दूसरी स्ट्रैंड है उसके सामने हमने साइटोसिन लिया है, तो साइटोसिन हमेशा पेयरिंग करेगा। साइटोसिन हमेशा पेयरिंग करता है थाइमीन के साथ, ग्वानिन के साथ। तो यहाँ पे हम ग्वानिन बनाएंगे, वो भी ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ये आ जाएगा हमारा ग्वानिन, जो कि बॉन्ड करेगा फर्स्ट कार्बन के। ये हमारी हो गई डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि जो फिफ्थ कार्बन, ये जो पहला स्ट्रैंड है, यहाँ पे जो एंड है वो 5' से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे जो एंड है वो 3' पर है। यानी कि डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है वो 5' से स्टार्ट होकर के 3' पर एंड होता है। उसी तरीके से दूसरा स्ट्रैंड अगर हम देखेंगे तो ये है 3' एंड, यानी कि 3' एंड से स्टार्ट होकर के कौन से एंड पे खत्म होता है, वो है 5' एंड। यहाँ पे आ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, जो आगे जाकर के दूसरे कार्बन के ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जो कि थर्ड नंबर पे प्रेजेंट होगा। तो दूसरा स्ट्रैंड होगा 3' से 5'। इसीलिए हम बोलते हैं कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है वो एंटी पैरेलल है, क्योंकि एक स्ट्रैंड अगर स्टार्ट हो रहा है 5' से 3' की ओर, तो दूसरा स्ट्रैंड स्टार्ट होगा 3' से 5' की ओर। ये तो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। अब आ जाते हैं बॉन्ड्स, देखते हैं कि ये जो नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन से अटैच हो रहा है तो ये कोई बॉन्ड तो बना ही रहा होगा। तो जो नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन शुगर से जो ऐड होता है, जो बॉन्डिंग बनाता है, उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो फॉस्फेट शुगर के साथ जो बॉन्डिंग बनाता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। नाइट्रोजनस बेस ने जो पहले शुगर के कार्बन से जो बॉन्ड बनाया उसको हम बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो शुगर से बॉन्ड बनाया फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ने, उस फॉस्फेट और शुगर के बीच का जो बॉन्ड है उसको हम बोलेंगे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ये यहाँ पे सिर्फ शुगर ने एक ही बॉन्ड बनाया है फॉस्फेट के साथ। अब जो 2 बॉन्ड बनाता है फॉस्फेट शुगर के साथ, एक इस वाली शुगर के साथ भी बना रहा है और एक नीचे वाली शुगर के साथ भी बना रहा है, तो इस बॉन्ड को हम बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड।
डाई ईस्टर बॉन्ड। जब एक बॉन्ड बनाया तो हमने उसे बोला फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, जब दो बॉन्ड बनाएगा तो उसे हम बोलेंगे फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। डीएनए का एक और सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर ये हमारे शुगर है जो कि होगी डीऑक्सीराइबोस शुगर, क्योंकि डीएनए में वही प्रेजेंट होती है और यहाँ डीएनए का स्ट्रक्चर, और फिर फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग होती है, फिर शुगर फॉस्फेट शुगर एंड फॉस्फेट। इस साइड भी दूसरी स्ट्रैंड भी हम बना लेते हैं, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। इनके बीच में आ जाएंगे नाइट्रोजनस बेसेस। नाइट्रोजनस बेसेस हमेशा बॉन्ड बनाते हैं शुगर से, तो शुगर के बीच में हम बॉन्ड बनाते हैं। अगर हमने यहाँ पे एडेनिन बनाया तो डबल बॉन्ड के साथ हम उसे थाइमीन से अटैच करेंगे। अगर हमने यहाँ पे ग्वानिन बनाया तो हम उसे ट्रिपल बॉन्ड के साथ ऐड करेंगे साइटोसिन से। फिर से हमने यहाँ पे एडेनिन बनाया डबल बॉन्ड के साथ थाइमीन के साथ। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये वाला जो बॉन्ड है शुगर फॉस्फेट और शुगर्स के बीच में, इसको हम बोलेंगे फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। जब एक बॉन्ड बनाएगा शुगर और फॉस्फेट तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। होप ये सारी चीजें क्लियर है। ये हमारा हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर। 5' से 3' की ओर, 3' से 5' की ओर। डीएनए का एक स्ट्रैंड 5' से स्टार्ट होकर के 3' पे खत्म होता है, दूसरा स्ट्रैंड 3' से स्टार्ट होकर के 5' पे खत्म होता है। यानी कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में एंटी पैरेलल हैं। शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है जो नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को हम बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर का जो फिफ्थ कार्बन है वो फॉस्फेट के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसको हम बोलेंगे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। जब फॉस्फेट दो शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उस बॉन्ड को हम बोलेंगे फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। ये हो गए डीएनए का स्ट्रक्चर बॉन्ड्स के साथ। इसके बाद हम देखते हैं कि डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर दिया किसने था। डीएनए का जो 3D हेलिक्स स्ट्रक्चर है, यही जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको अगर हम 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर आएगा। जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, दो स्ट्रैंड्स ऐसे आपस में उलझी हुई होती हैं, हम अगर ऐसा डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये वाला जो 3D स्ट्रक्चर है ये दिया किसने है, अब हम ये देखते हैं। 3D हेलिकल स्ट्रक्चर ये दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, और भी साइंटिस्ट की मदद से, फ्रैंकलिन, विल्किंसन, और भी साइंटिस्ट की मदद से। इससे पहले हम ये देखने से पहले हम देखते हैं चारगाफ रूल। चारगाफ सर का क्या कंट्रीब्यूशन था? चारगाफ ने 2-3 चीजें बताई थी। पहली चीज ये थी कि प्यूरिन जो है वो पिरिमिडीन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, यानी कि जितना अमाउंट प्यूरिन का होगा उतना ही अमाउंट पिरिमिडीन का प्रेजेंट होगा। अगर मैंने बोला प्यूरिन इक्वल्स टू पिरिमिडीन, यानी कि एडेनिन प्लस ग्वानिन जो कि इक्वल होगा साइटोसिन प्लस थाइमिन के, ये केस है डीएनए का, तो यहाँ पे हम यूरेसिल की बात नहीं करेंगे। तो एडेनिन और ग्वानिन का जो अमाउंट है वो इक्वल होगा साइटोसिन प्लस थाइमिन के साथ, क्योंकि एक प्यूरिन जो है वो बॉन्ड बनाता है पिरिमिडीन के साथ। तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि A प्लस G C प्लस T इक्वल्स टू 1। ये ऑलवेज है, हर केस में, ऑलवेज, फॉर एवरीवन, कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन। एक और चीज बोली चारगाफ ने कि ये जो एडेनिन प्लस थाइमिन का है, क्योंकि हम देखते हैं कि एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करता है, तो एडेनिन प्लस थाइमिन और साइटोसिन प्लस ग्वानिन, इसका जो अमाउंट है वो इक्वल नहीं होता है 1 के, वो इक्वल नहीं होगा। प्यूरिन पिरिमिडीन के बराबर होगा, लेकिन पिरिमिडीन प्लस प्यूरिन ये बराबर नहीं होने वाले हैं एक दूसरे के। इसमें 2 चीजें हैं, प्रोकैरियोट्स के केस में और यूकैरियोट्स के केस में। प्रोकैरियोट्स के केस में A प्लस T और C प्लस G ये लेस देन होता है 1 से, और यूकैरियोट्स के केस में A प्लस T C प्लस G ये ग्रेटर देन होता है 1 से। ये सारी बातें थी चारगाफ की। अब इसके बाद हम डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर उसकी रैपिंग करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं डीएनए में करने के लिए। जो वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ये वाला, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी पैकेजिंग कैसे होगी, सारी चीजें।
आ जाते हैं डबल हेलिक्स मॉडल पे। सबसे पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हेलिक्स मॉडल का स्ट्रक्चर है। इसके बीच में नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होंगे। ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है और ये डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड है। अगर ये स्ट्रैंड 5' से शुरू होती है, अगर ये स्ट्रैंड 5' से शुरू होगी तो 3' पे जाके खत्म होगी, और ये वाली स्ट्रैंड अगर 3' से शुरू हुई है तो 5' पे जाके खत्म होगी। इनके बीच में नाइट्रोजनस बेसेस भी होंगे जो बॉन्डिंग कर रहे होंगे। इनके बीच में नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होंगे। डीएनए के स्ट्रैंड्स के, दो स्ट्रैंड्स के बीच की जो विड्थ है वो फिक्स होती है, जो कि होती है 20 एंगस्ट्रॉम। ये डीएनए के बीच की जो स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच का जो विड्थ है वो फिक्स है। ये इसलिए फिक्स है क्योंकि अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये डीएनए की एक स्ट्रैंड हो गई, ये डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड हो गई। दोनों एक ही कलर की आ गई। इनके बीच में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये नाइट्रोजनस बेसिस या तो प्यूरीन बॉन्डिंग कर रहा होगा पिरिमिडीन से, या फिर पिरिमिडीन बॉन्डिंग कर रहा होगा प्यूरीन से। और हम सब जानते हैं कि जो पिरिमिडीन प्यूरीन होता है और पिरिमिडीन, मैंने ये बात पहले नहीं बताई थी, लेकिन प्यूरीन जो होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, और जो पिरिमिडीन होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसमें सिर्फ एक ही रिंग प्रेजेंट होती है। तो अगर मैं डीएनए का स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पे और दूसरा भी स्ट्रक्चर बना दूं, तो यहाँ पे अगर दो रिंग प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे एक रिंग प्रेजेंट के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, फिर यहाँ पे अगर एक रिंग प्रेजेंट है तो वो दो रिंग के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। तो चाहे पिरिमिडीन प्यूरीन के साथ बॉन्ड बनाए, प्यूरीन पिरिमिडीन के साथ बनाए, बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर ही रहेगा, और ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। बीच की जो विड्थ है डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के बीच की जो विड्थ है वो 20 एंगस्ट्रॉम की रहती है। दो डीएनए के बीच का जो डिस्टेंस है, दो नाइट्रोजनस बेसेस यानी कि बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दो बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे 3.4 एंगस्ट्रॉम का। अब अगर हम ऐसे ही 10 बेस पेयर्स ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर हम टोटल 10 बेस पेयर्स का डिस्टेंस ले लें तो दो बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है, और हमने 10 ऐसे बेस पेयर्स ले लिए, तो ये हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस। इसी को हम बोलते हैं पिच। एक पिच में 10 बेस पेयर्स इंक्लूड होते हैं डीएनए के। ये हो गया ओवरऑल डीएनए के स्ट्रक्चर और उसके बीच का जो डिस्टेंस है। दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की जो विड्थ है वो होगी 20 एंगस्ट्रॉम की। दो बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम का, और 10 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे 34 एंगस्ट्रॉम का, और ये एक 360 डिग्री का एंगल है। ये आप देखेंगे 10 बेस पेयर के बीच में जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनेगा। तो एक बेस पेयर्स के बीच का कितना एंगल बनेगा? 360 डिवाइडेड बाय 10। अगर 10 बेस पेयर्स के बीच का जो एंगल है वो 360 डिग्री है, तो एक बेस पेयर्स के बीच का एंगल, दो बेस पेयर्स के बीच का एंगल क्या बनेगा? 36 डिग्री। बेसिक मैथमेटिक्स। ये हमारे डीएनए का ओवरऑल स्ट्रक्चर और कितने कितने डिस्टेंसेस पे है और कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस कितने कितने डिस्टेंसेस पर है, ये बात डीएनए की।